सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता होगा सबसे पहले जेएनपी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसमें ये फर्स्ट ईयर का भी सबसे पहला पॉलिटिकल का पेपर है। 19 मई को पॉलिटिकल का पेपर है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक ही दिन होंगे। 3 घंटे के अंदर 2 पेपर होंगे। आपको पता है, ऑलरेडी आपको ये पता होगा 3 घंटे के अंदर दोनों पेपर होंगे और उसके अंदर 1.5 घंटे का होगा, ये आपको पता है। अब ये भी पता होगा कि आपको अखंड में जो पहला खंड है उसमें 10 में से 5 करने हैं और खंड ब में 5 में से 3 करने हैं। सखंड तो करना नहीं है। यानी अति लघुरात्मक और लघुरात्मक टाइप में प्रश्न आएंगे, निम्नात्मक तो आएंगे लेकिन वो करने नहीं आपको, तो ये बहुत ईजी है। बाकी आप देख सकते हैं आगे जो वीडियो बने हैं उसमें आपको और आपके जो कंफ्यूजन के समाधान मिल जाएंगे। पुराने पेपर वगैरह बाकी से बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में यहाँ पे पढ़ रहे हो क्या खास है, वो खास है आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न है, यानी जो सिलेबस है पूरा बीए फर्स्ट ईयर का, पेपर 2 का हो या पेपर फर्स्ट का, उसको राउंड अप में क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश यानी पूरे कोर्स को क्रैश करते हुए वो संभावित प्रश्न यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए जो एग्जाम में आने वाले हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें से आपके छोटे बड़े सभी तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसी में मिस मत कीजिएगा। अगर आपको डाउट मतलब चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ये अभी लास्ट टाइम है आपको और उस टॉपिक को बढ़िया बनाने का। तो इसमें हम वही प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने आएंगे जो जरूरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आते हैं बी फर्स्ट ईयर पेपर 2 के अंतर्गत है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान सभा गठन और निर्माण को लेकर इसे संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इसमें एक साथ ये जो पढ़ेंगे ना स्टोरी की तरफ, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट प्रश्न, तो इस वीडियो के अंतर्गत 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं ना संभावित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके सामने रूबरू या कहते हैं ना कि बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, तो वो आप ध्यान देना। तो वैसे आपको पता होगा भारत के लिए संविधान बनाना जरूरी था, क्योंकि भारत एक आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तो भारत को संविधान की जरूरत थी। तो इसके लिए हमारे बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा निर्माण के लिए गठन हुआ था। तो अब इससे पहले आपको ये चीज़ें बता देते हैं कि प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी की बदौलत क्या हुआ, भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। तो इसके अंतर्गत आपको बता दें कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्य होंगे, इसका कैलकुलेशन किया गया और फिर पता लगा है कि टोटल भारतीय संविधान बनाने के लिए जो उनसे निर्वाचित प्रतिनिधि है वो 389 होंगे। कितने होंगे? 389। अब ये 389 कैसे हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखिए 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, ठीक है। 96 जो है वो है देशी रियासतों से, ये ध्यान रखना है। और 4 हैं वो केंद्र शासित यानी ठिकाने, ठीक है ना। उस समय के जो कमिश्नर जो क्षेत्र हम कहें वो उस समय के कहलाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा इस दौरान आपको ध्यान रखना है 93 है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 389 सदस्यों का भारतीय संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए चुनाव होना तय हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो क्राइटेरिया वो कैसे रखा गया है, कैसे सदस्यों का चयन किया जाना है। तो एक चीज ध्यान रखना, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा, ये उचित हो गया, ठीक है। तो जब जुलाई में चुनाव होने शुरू हुए
1946 की बात करें तो मतलब जो इसके जो चुनाव होते हैं है ना, वो जुलाई में होते हैं, क्योंकि ये तो संविधान सभा बन गई, लेकिन इसके जुलाई में चुनाव हुए थे, ठीक है, संविधान सभा के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो उसके अंतर्गत देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, ठीक है, और कुछ भी ब्रिटिश रियासतें भी पीछे रह गई थी। तो अगर आप अच्छे देखें, जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ उसमें रिजल्ट क्या रहा, यानी परिणाम में क्या रखना, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली, आप ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस को 205 सीटें मिली जिसमें विजय हुआ। बाकी जैसे मुस्लिम लीग वगैरह बात करें तो वो एक पर था, और इस तरह से जो चुनाव हुआ उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया टोटल, मैंने सबका आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, जो हाईएस्ट है वही बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग को एक मिली थी, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पे बात करें, सॉरी, मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 मिली, ठीक है ना। तो बाकी और भी थे जिनको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और इस तरह से 214 सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ, ठीक है, तय गई। अब ये इस तरह से जब मुस्लिम लीग को पता लगा कि हमें बराबर नहीं मिला, या हमें मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा इसमें इतना वजूद नहीं रहेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया और एक अलग संविधान निर्माण की बात पे अड़ गए। उन्होंने कहा कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो फिर क्या हुआ कि लास्ट में फाइनलाइज दोबारा जब हुआ, जैसे ये कैंसिल हो, जब ये इसमें रखे गए, जब मुस्लिम लीग बाहर निकल गई, उसके बाद ये जो सदस्य थे वो रह गए 299। मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा के निर्माण से बहिष्कार हो गई। उसके बाद 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अब वो काम करने लगे, इससे पहले थे वो निकल गए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब आपको अब बताते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया, अब आगे क्या रणनीति रहती है, आगे क्या तरीका रहता है, या आगे क्या हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखें कि संविधान बनाने के लिए टोटल संख्या कितनी थी, ये प्रश्न तो पूछा जा सकता है, और मुस्लिम लीग निकलने के बाद कितने सदस्य थे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट और कितने छोटे प्रश्न आ जाए वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो मैं बता रहा हूँ। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की संविधान निर्माण की संविधान सभा की, और इस दिन संविधान की कार्य संचालित करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ठीक है ना। तो उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1940 को वहाँ बैठक हुई, अब ध्यान रखना है। तो उस दौरान ये अस्थायी अध्यक्ष थे, फिर परमानेंट अध्यक्ष, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष का निर्माण बनाया गया, और परमानेंट भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर याद रखना 13 दिसंबर को क्या इम्पोर्टेंट हुआ, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको वर्तमान में हम उद्देश्य का या प्रस्तावना कहते हैं, तो वो उसका जो प्रारंभिक चरण था ये। तो इसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, किसको, प्रस्तावना को पास कर दिया गया। यहाँ तक एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जो सबसे जरूरी है वो चीज़। तो प्रश्न ये आएगा कि संविधान सभा में संविधान के लिए कितने वाचन हुए, 3 वाचन हुए थे। प्रश्न क्या आएगा, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कितने वाचन हुए, 3 वाचन हुए थे, ठीक है ना। और तीनों की डेट आप लिखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 15 नवंबर 1948 से लेकर, हम लिख ही देते हैं 15 नवंबर से
17 नवंबर 1948 तक पहला वाचन भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान का पहला वाचन हुआ। दूसरा वाचन आप ध्यान रखेंगे 15 नवंबर से यहाँ पे थोड़ा चेंज दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाचन है वो हुआ 1949 में। यहाँ पे रेगुलेटर थोड़ा इसमें से है, बेटा ये आप ध्यान रखेंगे। फिर संविधान का जो तीसरा वाचन, थर्ड वाचन हुआ संविधान का, वो हुआ 14 नवंबर से 17 नवंबर 1949 को। 14 से 17 नवंबर 1949 को। इसी तरह से हमारा काम शुरू हुआ था अब, और फिर जो संविधान यहाँ तक वाचन हुआ और संविधान बन के पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर हम आगे आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भले ही भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इस संविधान की पूरा धाराएं लागू हो गई थी। पूरा संविधान में वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान के सभा की बात करें तो संविधान सभा के जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आते हैं वो ये है संविधान निर्माण को लेकर। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। प्रश्न ये आएगा, ये आप जानोगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर हम गौर करते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे जो भारत का जो संविधान है वो अद्वितीय संविधान है और इस संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है। तो अब आपको क्या लगता है, आपके सामने प्रश्न आएगा कि भारत के संविधान की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी विशेषता या तो ये आ सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझाइए, या फिर भारतीय संविधान की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, तो ध्यान रखना है। हम शुरू करते हैं, तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने मेंशन कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा कि हम कौन से प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं। तो बड़ा प्रश्न कैसे भी आया, लेकिन प्रश्न में ये रहेगा कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए या इसका आलोचनात्मक प्रश्न कीजिए। ओके, तो ये तो आपको पता है कि भारतीय संविधान कब बन गया था। भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक बन गया था और भारत का संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 तक। तो ये चीज़ आपको पता है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं को लेकर, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली विशेषता हम बात करें लिखित, निर्मित, विस्तृत संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करेंगे वो ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक चीज़ है कि पॉलिटिकल का अगर एग्जाम है तो बिना पॉइंट मतलब बिना बिंदु के आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जो भी प्रश्न करें उनके पॉइंट जरूर लिखें। जो बड़ा अगर प्रश्न आता है तो उनके पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ या आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, तो भारत का संविधान है, उसकी पहली विशेषता क्या, लिखित है, क्योंकि इसको संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत लिखा गया है। और लिखने का समय मैंने जैसे आपको बताया है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर भारतीय संविधान बनने का जो निर्माण काल था वो
ये था, ठीक है। लेकिन और निर्मित का मतलब ये होता है कि इस सिद्धांत को बनाने के लिए विशेषज्ञ शामिल थे और इस सिद्धांत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से ली गई है, यानी उसमें इसका संविधान का निर्माण किया है। तो संविधान का जो निर्माण किया है उसमें देशी स्रोत और विदेशी स्रोत को मिलाते हुए इसका निर्माण किया है, तो ये निर्मित है। फिर बात करें विस्तृत, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत या कि सबसे बड़ा संविधान है। ये तो आपको पता होगा कि जब भारतीय संविधान बना था तो जो 55 थे आपको पता होगा अनुच्छेद, तो और 8 अनुसूचियां लिखी थी, 8 अनुसूची और 18 भाग थे, जो अब ये हो गए हैं 12 अनुसूची हो गई है और 22 भाग हो गए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, क्योंकि बाकी देश है ना, जैसे अमेरिका के देखें तो 7 अनुच्छेद हैं, या और कोई देश के देखें दक्षिण अफ्रीका का देखें तो 153 अनुच्छेद के अंदर वो पूरा संविधान सिमट गया है। कनाडा का संविधान देखें तो उसके अंदर 147 अनुच्छेद ही हैं। और बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। तो इस तरह से देखें तो हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण समान राज्य में दो राज्य इसमें अपनाया गया है, यानी इस संविधान की विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व। इसका मतलब है कि भारत को बनाने वाले लोग हैं और संपूर्ण प्रभुत्व शक्तिशाली है। यानी मेरा इस कहने का मीन है कि भारतीय जो संविधान है, इस संविधान को बनाने वाले लोग हैं और ये संविधान आजाद भारत की जनता के द्वारा बना है, यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं है कि भाई बाहर से कोई देश हमें कंट्रोल कर रहा है उसी को हम संविधान बनाए, या भारत अंदर से किसी के गुलामी में है, इस तरह से नहीं। भारत पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न है और ये संविधान इस बात का प्रूफ है कि इस संविधान की विशेषता आती है। नेक्स्ट बात करें इसकी तो बताया गया समाजवादी। भारत एक समाजवादी देश है। समाजवादी देश का मतलब होता है कि भारत के अंतर्गत ये बात कही गई कि भारत है ना वो साम्राज्यवादी नहीं है कि उसको अपनी साम्राज्य अपनी संख्या बढ़ानी नहीं। भारत है वह शांति चाहता है, वह एक समाज की नींव करना चाहता है। उसको पता है कि एक समाज ही उन्नति करता है और एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न करता है। तो भारत और भारत के लोग चाहते हैं कि भारत एक समाजवादी देश बने, भारत के जो लोग एक समाज का वातावरण पैदा करें, एक सामाजिक अनुभव, सामाजिक भाव अनुभव करें, एक परिपूर्ण समाज का रूप धारण करें। तो इसी को अभिव्यक्त करते हुए ये विशेषता अपनाई गई है। तीसरी बात इसमें करें पंथ निरपेक्ष राज्य। आपको पता होगा भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था, इसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और ये जो 2-3 शब्द हैं वो इसमें अपनाए गए थे समाजवाद, ठीक है ना, अखंडता। तो ये जो शब्द है इससे अपनाए गए भारतीय संविधान में विस्तारित दिया गया प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब कि भारत में विभिन्न धर्म हैं, लेकिन भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत में जितने भी धर्म हैं सभी को बराबर समानता, अधिकार और महत्व दिया हुआ है। सभी धर्म के लोगों को उनकी स्वेच्छा से छूट दी गई है। तो इस तरह से एक राष्ट्र, एक राज्य का अपना कोई धर्म होकर वह सभी धर्मों के प्रति बराबर नीति व्यवहार रखता है, यही कहलाता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है। समझा गया होगा। फिर बात करें भारतीय संविधान की और विशेषता की, तो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली बिल्कुल, ये भले ही ब्रिटेन से अपनाई गई है, ये जो विशेषता है कहाँ से अपनाई गई है, ब्रिटेन से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ऊपर भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। क्योंकि संसद के अंतर्गत पीएम और मंत्रिपरिषद और जो कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख नागरिक राष्ट्रपति होने की उसकी वास्तविक शक्ति है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। उनका चुनाव, उनका भी निर्वाचन होता है और वह जो कार्यपालिका है वह कार्यपालिका किसके नियंत्रण में रहती है, संसद के नियंत्रण में रहती है। इस तरह का ये जो सिस्टम है
वो कहलाता है संसदीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो और दूसरी विशेषता है कि जो संसद है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है ना, वह द्विसदनीय है। भारत की जो व्यवस्थापिका है वो कैसी है, द्विसदनीय, यानी भारत की संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे बात करें सील, तो सील एक सदनीय व्यवस्था ही है, लेकिन भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। लोकसभा लोकप्रिय सदन जो डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और ये राज्यों की विधानसभा विधानमंडल से निर्वाचित सदस्य यहाँ पे आते हैं। इस तरह से बराबर महत्व दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता आती है एकात्मक, एक संघात्मक तत्वों का मिश्रण। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, भारत का जो संविधान है वह एकात्मक भी है। एकात्मक का मतलब होता है कि उसमें एक ही प्रभुत्व शक्तिशाली या एक ही और इशारा किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एकात्मक का मतलब भारत के लिए एक संविधान है और भारत में केंद्रीय शासन व्यवस्था है। भारत में क्या है, केंद्रीय शासन व्यवस्था है। ये चीज आपको बताऊंगी सी भारत की जो कार्यपालिका है, ठीक है ना, उसकी अंतर्गत ये व्यवस्था की होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे एकल नागरिकता हुई, एक संविधान हुआ, केंद्र शक्तिशाली हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघात्मक व्यवस्था में ये कार्य संघात्मक व्यवस्था में ये है कि जिस देश में एक ही संविधान सर्वोच्च हो, ठीक है, और उसमें जो संघात्मक व्यवस्था है उसके अंतर्गत केंद्र है, उसमें भी उसके बाद भी शक्तियाँ होती है और राज्यों के पास भी होती है। केंद्र और राज्य दो अलग अलग सरकारें होती हैं। इस तरह से व्यवस्था की जाती है, काफ़ी बड़ा है जब इसको समझाया जाए। लेकिन ध्यान रखना कि भारत एकात्मक लक्षण भी प्रकट करता है और संघात्मक लक्षण भी प्रकट करता है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी गई है। फिर बात करें नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता की, तो वो आप मिस न करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न इतना बड़ा होता जा रहा है, तो ये भले ही बड़ा हो जाए लेकिन आप इसको मिस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान की विशेषता की, तो इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, ये आपको ध्यान हो जाएगा। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे हम बात करें अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे उसी उनके राज्य के द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है और केंद्र के द्वारा भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही इंडियन सिटीजन, एक ही नागरिकता दी गई है। अपने भारतीय संविधान की विशेषता है एकात्मकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। मूल अधिकार पता होगा, भारतीय संविधान का जो भाग है 3 और अनुसूची की बात करें तो 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकारों के बारे में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जिस तरह से मूल अधिकार व्यक्ति और उसके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी, ऐसे ही नीति निर्देश करते एक राज्य के लिए उसकी गाइडलाइन होती है जो संविधान के द्वारा उसको कहा जाता है कि आपको इस तरह से राज्य व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य के बारे में भी बताया गया है और ये भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया। और ये भारतीय संविधान में जब 92 से संशोधन हुआ था उस दौरान सर्वसम्मति की समिति के बाद ये जोड़ दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए और भी बहुत इंपोर्टेंट चीज था, लेकिन आपको जिस तरह का एग्जाम आएगा उसको ध्यान रखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करें जो हम बात कर रहे हैं कि आपको और एक कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको समझना है, करना है, वो प्रश्न पर ध्यान देते हैं, तो वो ध्यान दीजिए आप और वो प्रश्न मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। और ये प्रश्न जो आपको दे रहा हूँ ये प्रश्न संभावित है कि आपके एग्जाम को ध्यान रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आ भी सकता है।
संवैधानिक उपचार। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये संविधान का अनुच्छेद काफी इम्पोर्टेंट है, यानी अनुच्छेद 32। इसके द्वारा यह भारतीय संविधान की रक्षा की प्रणाली की तरह अपनाया गया है। इसको यह मूल अधिकारों की रक्षा करता है और एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का भी लक्षण यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो हम बात करें तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और उसकी वैल्यूज का संरक्षण करने के लिए ये तत्व जोड़ा गया है। और आपको पता होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जब आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और 226 के तहत आप राज्यों के अंतर्गत अपने हक की बात कर सकते हैं। तो अब इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है 5 अभिलेख जारी करता है। इसके तहत कितने अभिलेख जारी करता है? 5 अभिलेख। कितने अभिलेख जारी करता है? 5 अभिलेख जारी करता है, जिसको मैं यहाँ पे आपको बारी-बारी से बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं ताकि आपको ये इजी रहेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा मैं आपने यहाँ पे लिख देता हूं अधिकार रक्षा। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आपको ध्यान देना है कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हुए, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति को बंदी बना लिया या एक व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है, तो बंदी बनाए जाने के दौरान एक व्यक्ति को मान लीजिए बंदी बना दिया गया, ठीक है ना, तो उसे क्या अधिकार मिलेगा या इसे कैसे बंदी बना देंगे? तो ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि अगर व्यक्ति को अवैध बंदी तो नहीं बनाया गया, इसको लेकर, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आपके पास अधिकार है कि आप बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों बंदी बनाया गया, क्या कारण है, किस वजह पे मुझे बंदी बनाया जाना चाहिए या बंदी बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा बंदी बनाए गए व्यक्ति को उनके अधिकार दिए जाएंगे और उसके विशेष समय पर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को कारण इस कारण की गलती की वजह से बंदी बनाया जा रहा है, तो इसके अलावा उसे वकील दिए जाने का अधिकार भी है, उसे निश्चित समय के अंतर्गत न्यायालय में पेश करने की व्यवस्था भी की गई, यानी कि बंदी बनाए व्यक्ति के भी क्या अधिकार क्या स्वतंत्रता होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। परमादेश यानी ऑर्डर आदेश, तो ये न्यायालय के द्वारा एक उस व्यक्ति के लिए जारी किए जाते हैं या उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि भाई फलाना राम आपका ये काम है और आप ये कर नहीं रहे हैं या आप इस काम को करिए। परमादेश एक ऑर्डर, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा होता है। कोई अधिकारी है, तहसीलदार वगैरह है, अपने काम का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो इसके तहत उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। फिर है प्रतिषेध यानी रोकना। प्रतिषेध मतलब रोकना सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट या एडिशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट या एडिशनल कोर्ट को यह आदेश जारी किया जाता है कि आपके पास जो बड़ा काम हो रहा है उस काम को रोक दीजिए या स्थगित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्थगित। मान लीजिए कि कोई ऐसा मसला है, ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वह गलत है क्योंकि वह जो है उनके पास मैटर जो है वो हो सकता है संविधान में कोई बड़ा प्रश्न विवाद खड़ा न कर ले, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधीन न्यायालय को इस तरह के फैसले पर कार्रवाई करने से रोक सकता है, यानी रोकना। प्रतिषेध कि आप फलाने विभाग पर कोई भी
इच्छा विवश टिप्पणी न करें, ठीक है। पर फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो एडिशनल कोर्ट है उनके पास से कोई ऐसा विवाद जो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आ रहा, फिर भी वो उस पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को अपने पास मंगवा सकता है। समझ में आ रहा है? उत्प्रेषण का मतलब हो गया कि हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय के पास वो मैटर या मसला आ गया या भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ कोई विवाद आ गया, तो ऐसे विवादों को जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो ऐसे मामलों को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवाता है, उनके कहते हैं अधिकार प्रसार, ठीक है। मतलब उत्प्रेषण, अधिकार प्रसार, क्वार्टो कानून भी कहते हैं। इसके द्वारा कोई होता है ना फर्जी आईपीएस अधिकारी करके गुणवत्ता रोड को ठगता है, तो ये वही है जो हमारी रक्षा करता, सेफ्टी करता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय है या हाईकोर्ट के द्वारा ये जब लेख जारी किया जाता है, ये जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है उससे पूछा जाता है कि फलाना व्यक्ति आप किस हक से इस पद पे काम कर रहे हो। तो अगर कोई गवर्नमेंट व्यक्ति है तो उसका एनरोलमेंट नंबर वगैरह या उसकी सिविल जो भी होती है रिकॉर्ड वो होता है, तो जब वो उसकी पुख्ता जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा तभी वो अपने काम को जारी रख सकता है, अन्यथा वो काम को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे धांधली या फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। तो इस तरह से ये न्यायालय के द्वारा जारी किए गए अभिलेख जो एक सुरक्षा और मजबूत दृष्टिकोण को पेश करते हैं और अधिकार की रक्षा करते हैं। तो आई होप आपकी इसी समझ में आ गई होगी, क्योंकि एग्जाम में आने वाले संभावित टॉप मोस्ट का यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। तो ये हमने यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है अपने एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।